हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है अत प्लस एव, ऑप्शन बी है अति प्लस एव, ऑप्शन सी है अति प्लस एव, ऑप्शन डी है अतः प्लस एव। अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा साथी मेरे? अतः प्लस एव। क्या होगा? अतः प्लस एव। अतः प्लस एव यानी विसर्ग। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? अगर संधि का नाम पूछा जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे विसर्ग संधि में विसर्ग क्या क्या होता है? लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे साथी, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। भाषा है, सेवक है, हिंदी है, प्रयोग है। बताएंगे क्या है? प्रयोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रयोग जो है हिंदी, प्रयोग जो है पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है। जैसे अगर आप प्रयोग, मैंने कहा कि हमें प्रयोग करना चाहिए, ना कि प्रयोग करनी चाहिए। हमें प्रयोग क्या करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। हमें प्रयोग करना चाहिए यानी करना चाहिए क्या है? पता चला ये शब्द पुल्लिंग है। भाषा, सेवा, हिंदी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। हिंदी में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? भारत भूषण अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? साहित्य अकादमी अगर पुरस्कार की बात करें तो सेकंड दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। कैसा? दूसरा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिंदी साहित्य में। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हिंदी साहित्य में। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है। सम्मान है दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिंदी साहित्य में है जो 24 भाषाओं, टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएं हो गई। आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएं, 22 भाषा जो हैं ये आठवीं अनुसूची की हैं। आठवीं अनुसूची की हैं। इसके बाद दो जो अन्य भाषाएं हैं जिसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलता है। राजस्थानी के बाद अंग्रेजी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। ठीक है। हिंदी में अगर बात करें कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। 1955 वर्ष 1955 में मिला था। इनकी रचना है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए इन्हें क्या किया गया था? ये क्या है? काव्य है। इनका काव्य संग्रह है। इस रचना के लिए 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे। और ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। सेकेंड नंबर का हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है। याद रखेंगे हिंदी साहित्य में। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताएंगे। सध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ओष्ठ है, दंत है, मूर्धन्य है, तालब है। बताएंगे साथी। इसमें अगर हम ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो ओष्ठ ध्वनि में प वर्ग के सभी व्यंजन, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आ जाएगा इसमें ऊ और ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। दंत वर्ण की बात करें तो त वर्ग इसमें आ जाएगा। त वर्ग के बाद में ल और श और ज, जो नवीन भिक्षिण ध्वनियाँ हैं वो ज भी क्या है? इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। इसके बाद अगर हम मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में आ जाएगा ट वर्ग, ज वर्ग, उसमें री से ऋषि आ जाएगा, र आ जाएगा और श आ जाएगा। इसके बाद उच्छित व्यंजन का ड और अढ भी क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ये क्या है? उच्छित व्यंजन का है। उच्छित व्यंजन का ड और ढ भी मूर्धा से उच्चरित होता है। अगर तालव्य वर्ण की बात करें, तालव्य वर्ण में च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? च वर्ग के सभी व्यंजन, च, छ, ज, झ, अ प्लस छोटी ई, इसके बाद बड़ी ई, य और श का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए
तो तालव्य होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगा? तालव्य वर्ण। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य है। तालव्य में च वर्ग, छोटी ई, बड़ी य और स का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं है। बताएंगे साथी। जगन्नाथ की बात करें तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। और त का न में, त जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधे न में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधे न में। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। अज्ञ की बात करें तो अज्ञ क्या क्या हो जाएगा? विज्ञ। अज्ञ क्या क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है आदित्य, ऑप्शन बी है कृषाणु, सी है मारुति, डी है हुतासन। बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? आदित्य। कृषाणु और हुतासन ये किसके पर्यायवाची हैं? आग। सब आग के पर्यायवाची हैं। मारुति भगवान हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी को मारुति कहते हैं। अगर सूर्य शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो जिसमें पहले आपको देखने को मिलेगा सूरज, सूर्य, सूर्य तो है ही। इसके बाद रवि, रवि के बाद दिवाकर, भानु, ये सब क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। भानु, भास्कर, आदित्य, भास्कर, भास्कर एक आदित्य भी हो गया। इसके बाद मार्तंड की बात कर लें, मार्तंड, मार्तंड, प्रभाकर, अंशुमाली, ये सब क्या हैं? सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक। अगर उपमा की हम बात करें साथी, उपमा में उपमेय और उपमान के बीच समानता बताई जाती है। समानता, समानता बताई जाती है। समानता किसके बीच होती है? उपमेय और उपमान के बीच। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान के बीच में क्या होती है? समानता बताई जाए। भ्रांति का, भ्रांति अलंकार में किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु समझ जाना, यानी एक वस्तु को आप देखो, पहले एक वस्तु को आपने देखा, एक वस्तु को देखकर, देखकर, देखकर दूसरी वस्तु समझ जाना, दूसरी वस्तु, वस्तु समझ जाना, वही क्या है? भ्रम। यानी भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, दूसरी वस्तु समझ जाना। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या? उपमेय में उपमान की, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना, संभावना या कल्पना की जाए, कल्पना की जाए, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनहु जनहु मानो जानो ज्यों त्यों, ये सब क्या होते हैं? मनहु जनहु ये सब क्या होते हैं? कुछ शब्द देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, याद रखें। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? मधुर वचन बोलना, मेहनत करना, अति प्रसन्न होना, असंभावित कार्य करना। इसका हो जाएगा बाग बाग होना का मतलब होता है कि अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यह केवल एक पुस्तक तक ही सीमित रह गया था, व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। क्या किया गया? व्यापक, व्यापक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया, व्यापक रूप से स्वीकारा नहीं गया। इन्होंने सुझाव दिया लेकिन व्यापक रूप से स्वीकारा नहीं गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं बताना है, कौन सा नहीं है? नभ, अवनी, अनंत, व्योम। कौन सा नहीं है? अगर आकाश शब्द की पर्यायवाची की बात करें तो क्या होता है? अंबर भी कहते हैं, अंबर भी आकाश को कहते हैं। अनंत भी कहते हैं, अनंत। अंतरिक्ष भी कह देते हैं, अंतरिक्ष भी कह देते हैं। अभ्र भी कह देते हैं, अभ्र। आसमान भी कहते हैं, आसमान। गगन, दिव, गगन, दिव, नभ, ये सब क्या हैं?
आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। दिव हो गया, नभ हो गया, व्योम हो गया, ये सब क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नभ भी हो गया, अनंत भी हो गया, व्योम भी हो गया, तो क्या नहीं हुआ? अवनी। अवनी किसको कहते हैं? भूमि को कहते हैं। भूमि या पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में भूधरा, वसुंधरा, ये सब क्या है? पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं। भूमि, धरती, जिसे धरती माँ भी हम कहते हैं, धरती, धरा, भू, भू के बाद वसुंधरा, ये सब क्या है? वसुंधरा, ये सब क्या है? भूमि के पर्यायवाची यानी धरती यानी भूमि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। इनमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण इसमें आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है सुंदर, 4 कुर्सियाँ, 20 मीटर कपड़ा, भद्दा। बताएंगे संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या की बात होगी। सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण समझेंगे। संख्यावाचक विशेषण इसमें संख्या की बात होगी जिसे गिना जा सकता है। संख्या का बोध होगा पहले तो, और संख्या का बोध वो भी ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे क्या किया जाए? गिना जा सकता है। गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे, 20, 4 कुर्सी। 4 कुर्सी क्या है? हम 4 कुर्सी को गिन सकते हैं। 4 कुर्सी को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। अगर सुंदर की बात की जाए तो यह गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण है? गुण की बात कर रहा है, गुणवाचक विशेषण। 20 मीटर कपड़ा यानी कपड़े की मात्रा की बात हो रही है। मात्रा इसे मापा जा सकता है, न कि इसे गिना जा सकता है। यानी इसे मात्रा की बात हो रही है, इसे मापा जाता है, वही मात्रा होता है। और इसमें कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। और भद्दा भी बात करिए, ये भी गुण है। ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुण की बात है, गुणवाचक। सुंदर क्या है? गुणवाचक है। भद्दा गुणवाचक है। 20 मीटर कपड़ा यानी मात्रा, माप की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताएंगे कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम पथिक है, विशाखा है, अनामिका है, कामायनी है। बताएंगे क्या? अगर हम जयशंकर प्रसाद की काव्य की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की अगर हम बात करें, काव्य की इनकी रचनाएं, काव्य की इनकी रचनाएं में हमें देखने को मिलती हैं झरना, आशु, लहर, झरना, आशु, लहर, कामायनी, लहर के बाद कामायनी, 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 प्रेम पथिक आदि क्या है? इनकी काव्य की रचनाएं हैं। अगर इनकी बात करें हम नाटक की, अगर इनकी बात करें तो इनके नाटक की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आप देखते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु, ध्रुव स्वामिनी लिख लेंगे, अजाशत्रु हो जाएगा, अजाशत्रु, अजाशत्रु, एक घूंट, राजश्री, ये सब क्या है? विशाखा, ये सब क्या है? इनका नाटक है। विशाखा, एक घूंट, एक घूंट, एक घूंट, ये सब क्या है? इनके नाटक है। अगर उपन्यास की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास की बात करें, तो जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है कंकाल, कंकाल, तितली, कंकाल, तितली और इरावती, कंकाल, तितली और इरावती, 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 इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अनामिका। अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। बताएंगे कौन सी संधि है? अगर हम चंद्रोदय की संधि विच्छेद की बात करें तो क्या इसका चंद्र विच्छेद हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। यहाँ पे चंद्र में अ और उ का मेल से क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि, गुण संधि जब अ या आ का मेल, गुण संधि में क्या होता है? जब अ या आ का मेल, अ या आ का मेल ई, छोटी ई, बड़ी ई या उ री से हो, छोटी या बड़ी ई और या री से हो, तो वहाँ पे क्या होता है? तो गुण संधि होता है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है आपके स्क्रीन? इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द, संस्कृत के शब्द,
संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं। और संस्कृत का हिंदी रूपांतर क्या होता है? तद्भव होता है। एकल का क्या हो जाएगा? अकेला। अकेला जो है तद्भव शब्द है। अकेला कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तद्भव जो होता है वो क्या होता है? संस्कृत का हिंदी रूपांतरण होता है। संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जो होता है वही तद्भव कहलाता है। हिंदी रूपांतरण, रूपांतरण क्या होता है? तद्भव कहलाता है, याद रखें। आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। साथ ही क्लास कैसी लगी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे क्लास कैसी लगी। 15 में से अपना स्कोर बताएंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।